नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज आपका कैसा हुआ 12th क्लास का हिंदी इलेक्टिव का पेपर। तो देखिए मेरे सामने ये सेट 1 है। तो चलिए आज हम इसके कुछ एमसीक्यू थे जो 40 मार्क्स के, वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपका पेपर कैसा हुआ है। आप मार्क्स का अनुमान लगा सकते हो कि मेरे एमसीक्यू में कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले आप देख रहे हो जो आपका सेक्शन ए था, यहाँ से एक आप गद्यांश आया हुआ है। इस गद्यांश में बेटा एक एक नंबर के 10 एमसीक्यू पूछे गए थे। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ना तो आपको उत्तर इसी में ही आसानी से मिल जाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आपका भाषा पर कितना अधिकार है। तो प्रश्न पहला है कि सत्य को उसी रूप में प्रस्तुत करने में कौन सी इंद्रिय सहयोग करती है। तो इसका सही जवाब है बेटा आँख। दूसरा है सत्यवादी होने के लिए मानव में होना चाहिए निष्कपटता। ये उत्तर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि सत्यवादिता के लिए केवल निष्कपट मन होना चाहिए। तीसरा है गद्यांश में आए तारतम्य का अर्थ है जोड़ मेल, यानी कि ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है झूठी बात पकड़ में आ जाने पर क्या परिणाम होता है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, अविश्वास और अपमान। पांचवा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार सत्य बोलने वाला किसी का। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी अहित नहीं करता। जो सत्य बोलता है वो किसी का अहित नहीं करता है। अब है छठा प्रश्न, राजा हरिश्चंद्र के यश की तुलना किससे की गई है। अगर आपने गद्यांश पढ़ा है तो उसमें आपको सही उत्तर था कि ऑप्शन बी है चांद और सूरज के प्रकाश से। अगला प्रश्न है सातवां, गद्यांश के संदर्भ में बिना नमक मिर्च लगाए बोलने से आशय है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना कि बिना नमक मिर्च लगाए बोलना। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी कि स्पष्ट शब्दों में सत्य का उल्लेख करना। आठवां प्रश्न है सत्य पालन की दीर्घकालीन प्रक्रिया से अमित फल प्राप्त होते हैं अतः। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, बचपन से ही सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न है गद्यांश में दशरथ, हरिश्चंद्र और महात्मा गांधी का जो ये उदाहरण दिया गया है, क्या बताने के लिए, क्या समझाने के लिए दिया गया है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, सत्य के मार्ग का अनुसरण करने के लिए। अंतिम प्रश्न है बेटा निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार करके आपको उचित विकल्प का चयन करना चाहिए था। इसमें एक कथन है, एक कारण है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब है ये सामने एक पद्यांश दिया हुआ है आपके सामने बेटा, और इसमें एक एक नंबर के 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अब हम इनको करते हैं। सबसे पहला है पद्यांश का मुख्य भाव क्या है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, संशय रहित होने पर ही आगे बढ़ने की राह निकलेगी। दूसरा प्रश्न है संदेह की स्थिति नहीं रहने पर। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, उसके सामने संदेह की स्थिति नहीं रहने पर। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, प्रकाश की किरणें जल उठती हैं। तीसरा है प्रोत्साहन का स्पर्श का अर्थ है, प्रोत्साहन होता है मोटिवेट करना। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा। चौथा प्रश्न है कवि ने किस हाथ में अपना हाथ रखने को कहा है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, प्रेरणा देने वाले के हाथ में। पांचवा प्रश्न है दो आंखों की दृष्टि मिलने पर क्या स्थिति होगी। तो इसका सही जवाब है बेटा समन्वित शक्ति से प्रकाश की तीव्रता। छठा प्रश्न है उस आंख का तात्पर्य है। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन डी, अदृश्य प्रेरणा शक्ति। अगला प्रश्न है सेतु निर्माण से किस लाभ की ओर संकेत है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि जो प्रलय विनाश की स्थिति का अंत होना। अब इसका आखिरी प्रश्न है कि पद्यांश में प्रयुक्त पंक्ति असंख्य सोते कुल बुलाते हैं में सोते प्रतीकार्थ है। अब यहाँ पर जो सोते शब्द है वो किसका प्रतीकार्थ है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी असंतुष्ट मनुष्य का।
अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर, जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित थे। तो ये एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है बेटा कि जनसंचार माध्यम आपस में एक दूसरे के, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, पूरक और सहयोगी है। दूसरा प्रश्न है इंटरनेट पत्रकारिता का लाभ गरीबों अनपढ़ों को नहीं मिल सकता, तो इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, धन और कौशल की जरूरत के कारण। तीसरा प्रश्न है उल्टा पिरामिड शैली के समाचार लेखन की मानक शैली बनने का कारण है। आपको उल्टा पिरामिड शैली बताया गया था। ये समाचार लिखने की शैली होती है जिसके 3 सोपान होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो इसको मानक शैली बनाने का कारण है ऑप्शन डी, खबरों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना, यानी जो सबसे महत्वपूर्ण खबर होती है उसको सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी खबर का घटना स्थल से प्रत्यक्ष प्रसारण कहलाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधा प्रसारण कहलाता है। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि लाइव। पांचवा प्रश्न है मोहित के पास न केवल विषय विशेष का ज्ञान है बल्कि उनमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस का गुण भी है। उनकी योग्यता और गुणों को देखकर लिखिए कि अखबार के लिए वे पत्रकारीय लेखन का कौन सा प्रकार लिखते या देखते होंगे। ये थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है जिसमें बच्चे भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बेटा सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि साक्षात्कार, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए उस विषय का भी उसको ज्ञान होना जरूरी होता है और दूसरे गुण का भी होना जरूरी है। अब चौथा प्रश्न है जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कविताएं थी उनमें से एक कविता है और उसके 5 MCQ प्रश्न पूछे गए हैं। कविता आपको समझ में ही आ गई थी, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। तो ये आपकी जो आधुनिक कवि है उनकी कविता थी। और इसमें से जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो है काव्यांश में चरती परती शब्द का क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, चरागाह के लिए छोड़ी गई जमीन। अगला प्रश्न है काव्यांश में मिट्टी के रस का क्या गुण बताया गया है। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, बीज का पोषण करना। तीसरा प्रश्न है मन की खीज से कवि का क्या आशय है। तो इसका सही जवाब है बेटा मन की खीज, यानी कि ऑप्शन बी, मन की झुंझलाहट। चौथा प्रश्न है मन की खीज हटाकर कवि क्या करना चाहता है। तो इसका सही जवाब है बेटा सृजन कार्य। पांचवा प्रश्न है खेतों की गुड़ाई करने पर क्या होगा। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। चलते हैं अपना 5वां प्रश्न है, ये गद्यांश है आपकी जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो कुटज पाठ है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उस पाठ से ये लिया गया था ये पैराग्राफ। और इसमें से भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है गद्यांश में लेखक ने उजागर किया है। तो यहाँ इस पंक्ति में क्या उजागर किया है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, कुटज के स्वाभिमान को इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है अवधूत शब्द का अर्थ है। तो बेटा अवधूत शब्द का सही अर्थ है विरक्त सन्यासी, यानी कि ऑप्शन सी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दांत निपोरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दांत निपोरना जो मुहावरा है बेटा इसका सही अर्थ है ऑप्शन बी, यानी कि खुशामद करना। अगला चौथा प्रश्न है गद्यांश में भीष्म पितामह की तुलना किससे की गई है। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन सी, यानी कि अवधूत से। अभी मैंने आपको अवधूत का अर्थ बताया था, जो विरक्त सन्यासी होता है उसको कहा गया है। 5वां प्रश्न है कि कुटज क्या केवल जी रहा है का आशय क्या है। तो इस पंक्ति का आशय है कि बेटा कुटज शान से स्वाभिमान पूर्वक जी रहा है, यानी कि ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, जो अंतराल है बेटा, जिसके 3 चैप्टर आपकी समय कोर्स में थे। तो उन तीनों पाठ में से ये 7 MCQ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए अब इनको शुरू करते हैं।
तो जो छठा प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है, सूरदास पोटली में रखे पैसों से क्या करना चाहता था। आपने पाठ पढ़ा था, आपको पता था कि पोटली में जो पैसे रखे थे उससे वह अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहता था, अपने पुत्र मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, गांव में कुआं खुदवाना चाहता था। अब इसमें जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी है पूर्वजों का पिंडदान करना, तो यही इसका सही उत्तर है। उसके बाद छठे का ये दूसरा प्रश्न है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी। तो भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग इसलिए लगाई थी क्योंकि जो भैरव की पत्नी सुभागी थी उसको सूरदास आश्रय देता है, जिसकी वजह से भैरव की काफ़ी बदनामी होती है, तो वह उस अपमान और बदनामी का बदला लेना चाहता था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ में लेखक ने किस शास्त्रीय गायक या गायिका का नाम लिया है। ये प्रश्न ऐसा था जिसमें बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन अगर आपने पाठ को पढ़ा है तो पाठ में बताया गया था कि बड़े गुलाम अली खां की जो ठुमरी थी उसका उसमें उल्लेख किया गया था। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, बड़े गुलाम अली खां। चौथा प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ में सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध किससे जोड़ा जाता है। तो सही जवाब है बेटा फूलों की गंध से, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न, बिस्कोहर की माटी में कमल के पत्ते को कहा गया है, इसमें से क्या कहा गया है। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी पुरैन, कमल के पत्ते को पुरैन कहा जाता है। छठा प्रश्न है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर हाथी पाला नामकरण का कारण या आधार है। तो उस जगह का नाम जो हाथी पाला था वो क्यों रखा गया था। इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए, यानी कि नदी पार करने के लिए हाथी पर बैठना। तो वहाँ पे नदी को पार करने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया हाथी पाला। लास्ट प्रश्न है इसका, 56 के काल में मालवा के लोगों द्वारा भूख प्यास का सामना कर पाने का कारण था। तो इसका क्या रीज़न था कि जो मालवा के लोग थे वो कभी उनको भूख प्यास का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि जब मालवा में बहुत पानी बरसता था तो लोग अपने उस जल स्रोतों का संरक्षण कर लेते थे। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि अपने जल स्रोतों का संरक्षण करना। तो ये हिंदी इलेक्टिव का बेटा आपका जो 2 सेक्शन थे, तो सेक्शन ए MCQ था, 40 मार्क्स का था। तो अब आपने इससे अनुमान लगा लिया होगा कि कितने ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर आपने बिल्कुल सही दिए थे। अगर हम सेक्शन बी की भी बात करते हैं तो बेटा सेक्शन बी के भी प्रश्न बहुत ही आसान आए हुए थे। रचनात्मक लेख था, ये अभिव्यक्ति और माध्यम में से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपके पद्य खंड में से थे, सप्रसंग व्याख्या भी एक नए कवि की थी सरोज स्मृति से, और नीचे जो विद्यापति का पद था उससे ये पद लिया गया था। और आपको पता है व्याख्या करने का जो तरीका होता है, पहले संदर्भ लिखना, उसके बाद प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या करना, काव्य सौंदर्य करना। उसके बाद गद्य खंड पर आधारित ये 2-2 अंकों के आपके 2 प्रश्न थे, बहुत ही आसान थे। उसके बाद दोनों की सप्रसंग व्याख्या करनी थी, ये चैप्टर में से लिए गए थे। जो पहला था विकास का यह उजला पहलू, आपने पढ़ा होगा जब पाठ की, जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया पाठ था, वो उसमें से लिया गया था। और जो उसके नीचे वाला था कि आरती से पहले स्नान, ये ममता कालिया द्वारा रचित दूसरा देवदास था। उसके बाद जो 14वां प्रश्न था ये आखिरी प्रश्न था जो आपके अंतराल में से लिया गया था, एक सूरदास का था और दूसरा बिस्कोहर की माटी का था। तो कुल मिलाकर बेटा आपका जो ये भी क्वेश्चन पेपर था बहुत अच्छा था। अगर आपने ध्यान से किया होगा तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आने चाहिए।